तो नेक्स्ट टॉपिक है साइंस। विज्ञान के 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे लिखाए जाएंगे जो परीक्षा में आ चुके हैं या आएंगे, तो उनके बारे में व्याख्या सहित समझाया जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो शांति से पढ़ें और दूसरों को पढ़ने दें। शांत रहिए। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? देखिए, इसमें दो चीजें समझने की हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है क्या? किसी भी परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों का अलग अलग आवेश होता है। आवेश माने उन पर चार्ज कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को छोटी ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को छोटी पी से और न्यूट्रॉन को छोटी एन से। ठीक है, ये मूल कण है, नाभिक के मूल कण। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नाभिक के मूल कण कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रश्न में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? किसी को पता है? बोलो। वेरी गुड। देखिए, कभी कभी परीक्षा में रासायनिक सूत्र पूछ ले जाते हैं छोटे छोटे, जैसे लाल दवा है, फिटकरी है, धावन सोडा है, खाने का सोडा है, हरा कसीस है और कॉपर सल्फेट है, पीओपी है, मोस्टली ब्लीचिंग पाउडर है। तो इनके रासायनिक सूत्र आप याद कर लीजिए। फिटकरी का रासायनिक सूत्र सबसे लंबा माना जाता है, इसलिए इसको पूछा जाता है। तो सबसे पहले K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 अणु पानी के होता है। इसमें क्या होता है? 24 H2O। इसका मतलब 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फिटकरी में मौजूद रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ऐसा यौगिक बताइए जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कौन सा? वेरी गुड। ऐसा यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहे। आंसर है पानी, H2O। हाँ सुशांत, इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? उसी बताओ। और ऑक्सीजन की? ये भी सवाल आ सकता है कि दिए गए यौगिक में इस तत्व की संयोजकता कितनी है और दूसरे तत्व की संयोजकता कितनी है। कौन कौन सी गैसें विद्यमान होती हैं पानी में? ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों के संयोग से पानी बन जाता है पीने लायक। अब पीने लायक है या नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से जो प्रश्न तुम्हें पता हो उन्हें लिखना मत, बस समझ लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे लिखाऊं जो तुमने ना पढ़े हो। देखो, निम्न में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? रिएक्टिव। निम्न में से सबसे क्रियाशील धातु
कौन सी क्रियाशील का मतलब होता है जल्दी रिएक्ट कर जाए, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर जाए, रिएक्शन कर जाए। तो मैंने तुम्हें बताया, ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बताना। सोडियम, कैल्शियम, कॉपर या प्लेटिनम? कॉपर सही कर लेना। सोडियम है, मैंने बताया था सोडियम हवा के साथ क्रिया करके आग लगा देती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। हवा में मौजूद जल वाष्प के साथ क्रिया करेगी, हवा में मौजूद जल वाष्प से क्रिया करके, आ जाओ ना, बैठो। तो सोडियम सबसे क्रियाशील क्यों है? क्योंकि सोडियम हवा में मौजूद पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि ज्वलनशील पदार्थ होता है, जिससे आग लग जाती है। ठीक है, तो अगर तुमने कॉपर लिख रखा है तो उसे सही कर लो, सोडियम कर लो। कभी कभी हो जाता है ऐसा, सोडियम ही है। अगला क्वेश्चन, कविता कुमारी आ गई है क्लास में, भूतपूर्व छात्रा। अगला क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाएगा। कैलामाइन किसका एसिड है? जिंक। सही जवाब, तालियां हो जाए अपने नाम के अनुसार रहेंगे। किसका अयस्क है? देखो यहाँ पे दो चीज समझ लेनी है। पहले तो अयस्क का नाम दिया जाता है, अब ये समझना है कि अयस्क होता क्या है। क्या होता है अयस्क? किसे कहेंगे अयस्क? जमीन की धंधे से जो निकालते हैं, जो भी धातु जमीन से पैदा होती है वो डायरेक्ट नहीं निकल आती। जैसे सोना निकालो तो इतनी बड़ी ईंटें ना निकलेंगी सोने की या चांदी की ईंटें, वो अयस्क यानी मिट्टी के साथ मिला हुई धातु निकलेगी। फिर उसको साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और तब जाके हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ORE, ओर माने अयस्क। तो कैलामाइन जिंक का अयस्क है। किसका? इसको जस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता। और जेड है तो इसका प्रतीक है ही। क्लियर है? साथ साथ लिखते जा रहे हो? चलो आवेश कुमारी बताएंगे क्वेश्चन। ठीक से बैठ जाओ, पैराशूट उतार लो। हाँ भाई, गौतम बताएंगे, मैं साथ साथ क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। इनमें से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ऑप्शन सुनिए, पारा, लोहा, ब्रोमीन या जल? सही जवाब, तालियां। देखो इनमें से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? देखिए प्रश्न समझे पहले। सामान्य ताप यानी रूम टेम्परेचर पर कमरे का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कमरे के तापमान पर अगर कहीं ये पूछा जाए कि कमरे का तापमान कितना होता है, तो आप 32 डिग्री बताएंगे। कमरे के तापमान पर कौन सी वस्तु या कौन सी चीज या कौन सी धातु या कौन सा यौगिक लिक्विड फॉर्म में रहता है? वो है Hg, पारा या मरकरी। ठीक है, ये लिक्विड मेटल है। इसका जो घनत्व होता है कितना होता है? पारे का घनत्व 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखो दो क्वेश्चन साथ में बता रहा हूँ मैं, ताकि तुम दोनों याद करते जाओ। अगर ये पूछ ले जाए घनत्व कितना है, घनत्व माने ये कितनी जगह घेरेगी। 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर के घन में एक ये डिब्बा अगर बना लिया जाए तो इसमें 13,600 किलोग्राम पारा फिट हो जाएगा, आ जाएगा। इसका डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि है तो लिक्विड लेकिन धातु है। क्या है? धातु अधिक वजनदार होती हैं क्योंकि ठोस होती हैं वो, और द्रव के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो वो कम वजनदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं?
एक तो धातु होती है जो धातु ही होती है, जिसमें और कोई धातु मिली नहीं होती। एक होती है मिश्र धातु। तो जब दो धातुएं मिलकर एक नई धातु का निर्माण करें उसे कहेंगे मिश्र धातु। जैसे कि पीतल, कांसा, टांका, घंटा, शोल्डर। घंटा धातु होती है, घंटे बनाते हैं मंदिर वाले, उसे कहते हैं घंटा धातु। और टांका और शोल्डर, जिससे रेडियो में टांके लगाया जाता है, और रांग। और पीतल तो देखते ही हो तुम, पीतल। और कांसा, कांसे के जो जेवरात बनते हैं, बिछिया वगैरह। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु नहीं है के लिए आपको सारी मिश्र धातुएं पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, तभी तो नहीं वाली छांट पाओगे। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। पीतल, कांसा, शोल्डर या तांबा। तांबा, तांबा तांबे का प्रतीक है Cu, और इसमें विद्युत चांदी के अलावा सबसे तेज चलती है। सबसे तेज चांदी में चलेगी, उसके बाद तांबे में। ये क्वेश्चन और आता है, जंग लगने पर लोहे के भार पे क्या असर पड़ेगा। लोहे का भार कैसा होगा। आंसर देखिए, जब जंग लगेगी लोहे पर तो कुछ ना कुछ उस पर चिपक जाता है, ठीक है। एक धारणा तो ये है कि जंग लग जाएगी तो जंग हम हटा देंगे तो लोहे का वजन कम हो जाएगा, लोहा गल जाएगा। लेकिन दूसरी धारणा ये है कि जंग लगने पर आयरन ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आयरन के साथ मिलकर उसके वजन को बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वजन। क्लियर है। अगर मैं गलत हूं तो बता देना, कहीं हो सकता है गलती। ये वाला क्वेश्चन भी आता है कई बार, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है। हाँ भाई, क्यों रखी जाती है मिट्टी के तेल में योगेंद्र। अभी बताया था 2 मिनट पहले। खड़े हो गए। ऑक्सीजन आग लग जाता है। हिमांशु बताओ। क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्रियाशील धातु है और आग लगा देती है, ज्वलनशील है, ठीक है। इसलिए उसको मिट्टी के तेल या ग्लिसरीन में रखते हैं। सिट डाउन। कोयले का शुद्धतम रूप क्या है। सबसे अच्छा कोयला किसे कहते हैं। एंथ्रासाइट। किस चीज पे डिपेंड होता है कि कोयला सबसे अच्छा है। बताओ कैसे पहचानेंगे ये सबसे अच्छा है ये बुरा है। जो सबसे कम धुएं के साथ जले वही कोयला सबसे अच्छा होता है, तो उसमें आता है एंथ्रासाइट। बहुत महंगा कोयला होता है। और पीट और कोक जो कच्चा कोयला होता है भट्टियों में जलता है, जिसमें हलवाई भट्टी में जलाते हैं, जिसमें बहुत गाढ़ा धुआं निकलता है व्हाइट कलर का। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जहरीले मौजूद होती हैं। उसे बोलते हैं कोक। क्या बोलते हैं, कोक। कितने क्वेश्चन हो गए। सर हमें आंसर आता दियो। नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए एक क्वेश्चन इसमें नया आया है, मैंने भी पहली बार पढ़ा है। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। ये प्रतिध्वनि होनी चाहिए इसमें कायदे में। हाँ प्रतिध्वनि है, ये मैं लिखा चुका हूँ। कितनी होते हैं प्रतिध्वनि, कितनी 16.6 होती है।
श्रोता और परावर्तक यानी यहाँ से जहाँ से ध्वनि टकराकर वापस लौटेगी उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि माने गूंज, आवाज जो लौट के आती है वापस। लिख लीजिए इसे। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर, 16.6 मीटर्स। ठीक है, इसको 17 भी कहते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर 17 ऑप्शन दिया हो उसमें तो आप 17 भी लिख सकते हैं। 17 16 तो 16 ही है। देखो पृष्ठ तनाव अगर तुम्हें देखना हो होता क्या है पृष्ठ तनाव, तो आप घर पे एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक ड्रॉपर लेना, ड्रॉपर जानते हो जिससे बूंद बूंद टपके। एक सिक्का लेना 5 का या 1 का। ठीक है, छेद नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो ये किनारी वाला सिक्का है, इसे लेना। ठीक है, बैठ जाओ, मैं समझा रहा हूँ। पृष्ठ तनाव क्या होता है मैं तुम्हें समझा दूं। पृष्ठ तनाव के 2 रीजन होते हैं। पहला तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है, दूसरा मच्छर पानी का पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरते हैं, और सुई भी तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ माने सरफेस और तनाव माने कोई तनी हुई चीज। तो पानी जहां भी तुम्हें भरा दिखे, पानी भरने के कुछ देर बाद इधर सुन बच्चे पढ़ के, उस पर एक ना दिखने वाली लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? लेयर माने परत, दिखती नहीं है, और वो परत इतनी हल्की होती है कि हल्के भार से टूट जाएगी। तो इस सिक्के को लेकर ड्रॉपर से इसमें बूंद टपकाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे देखेंगे पानी चारों तरफ से रुका हुआ है, रुक जाएगा और इस पर इतना मोटा गोला सा बन जाएगा। तो चारों तरफ जब देखोगे तो उसमें ऐसा एक चांदनी सी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो वो पानी जिस शक्ति से रुका रहता है उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे हम कहीं एक बूंद पानी फैला रहे, आराम से फैला रहे, तेजी से नहीं, आराम से, तो वो बूंद वहीं के वहीं रहेगी। क्यों? कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है, वही होता है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर की संख्या कम हो जाती है, ऐसा क्यों? जैसे पानी पे जब मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो पृष्ठ तनाव जो होता है पानी का वो खत्म हो जाता है, वो लेयर टूट जाती है। तो जैसे ही मच्छर बैठेगा वो डूब जाएगा और मर जाएगा और वो अंडे नहीं दे पाएगा। क्लियर हो गया? इसीलिए आसपास अगर मच्छर कम करने हैं तो पानी पर मिट्टी का तेल डाल के रखिए, एक ढक्कन पेट्रोल डाल दो या डीजल, कुछ भी डाल सकते हो। तेजाब से नहीं। अगला क्वेश्चन है, उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन क्यों होती है? तो बताएगा? सही जवाब आ गया। कितनी होती है भाप की ऊष्मा? उबलते पानी की बजाय भाप से अधिक जलन क्यों होती है? अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो भूली हुई रोटी में उंगली डाल के देखना, ठीक है? या
सब्जी बन गया तो उसे अचानक उगाड़ के देखना तो भाप होने लगेगी, क्योंकि भाप की लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा माने छुपी हुई ऊष्मा अधिक होती है। ये होती है 540 कैलोरी। 540 भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। अच्छा बच्चों बताओ, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी या मस्तिष्क? किडनी जब खराब हो जाती है तो व्यक्ति को डायलिसिस दिया जाता है। मोस्टली क्वेश्चन तुमको पता है। तुम खड़े हो सुशांत। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दे रहा मत मैं। शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? फ्लू, मलेरिया, टीबी या गलकंड या घेंगा? घेंगा सही जवाब। सही तुक्का लगा, तालियां हो जाए। लिख लिए क्वेश्चन? ये तुम्हारे लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। और जो वीडियो देख रहा है वो साथ साथ लिख ही रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो तुम्हारे लिए बाद में। ओके, बाय बाय, टाटा।